बिहार की राजनीति में शहमाद का खेल लगातार जारी है। आरजेडी जीतते जीतते हार गई और बिहार ने मान लिया और देश ने मान लिया, मगर आरजेडी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो चुनाव हार चुकी है, जिसका नतीजा यह है कि बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लालू यादव चुनाव से भी ज्यादा एक्टिव अब हो गए हैं। लालू की पेइंग वार्ड में सियासी समीकरण की गणित का फॉर्मूला अब तैयार किया जा रहा है। अरुणाचल की घटना के बाद आरजेडी को एक बार फिर सत्ता मिलते अब दिखाई दे रही है। तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बनते अब देख रहे हैं और इस पटकथा को बैठे बैठे जेल में लिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। इसीलिए सुर्खियां अब जोरों पर है। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। बिहार में एक बार फिर लालू बनाम नीतीश। जेल में लालू लिख रहे बिहार की सियासी पटकथा। कभी चिराग पासवान के बहाने नीतीश पर हमला, तो कभी नीतीश को बेचारा साबित करने की कोशिश। यूपीए के दिग्गज से भी लालू मांग रहे हैं मदद। अरुणाचल घटना के बाद बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। रोज बयानवीरों के बयान राजनीतिक गलियारों में कोलाहल मचा रहे हैं। नया साल क्या गुल खिलाएगा, बिहार की राजनीति का क्या दशा और दिशा तय करेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सियासी पंडितों की माने तो लालू रांची जेल से ही सियासत का खेल खेल रहे हैं। जेल से बयान तय किया जा रहा है और बयान देने वालों के चेहरे भी, जिसे आरजेडी नेताओं से कहलवाया जाता है। नीतीश पर हर तरह से प्रहार कराया जा रहा है। स्क्रिप्ट जेल में बैठकर सियासत के दिग्गज माने जाने वाले लालू लिख रहे हैं। नीतीश पर कभी तंज तो कभी नीतीश को बेचारा बताया जाता है, कभी प्रलोभन तो कभी जुबानी हमला करना, कभी घटनाओं की पटकथा पहले से ही लालू लिख चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश को यूपीए के बड़े नेताओं से भी मनाने को लालू ने कहा है, जैसे आप शरद पवार के बयान से जोड़कर देख सकते हैं। शरद पवार ने कहा था कि नीतीश के लिए यूपीए का दरवाजा खोल देना चाहिए। राजनीति है और उसमें भी बिहार की हो तो समझना आसान नहीं होता। दो सियासी धुरंधरों के बीच सियासत की विसात बिछ चुकी है। एक तरफ लालू है और दूसरी तरफ नीतीश। बिहार कभी नीतीश को देख रहा है तो कभी लालू के अगले दांव को। लालू ने अपने परिवार से नीतीश पर नरमी बरतने के लिए कहा। नीतीश पर लालू परिवार का बयान तो आता है, मगर कोशिश होती है कि नीतीश को पीड़ित, शोषित और बेचारा बताया जाए। नीतीश के साथ बीजेपी ने गलत किया है, यह जताने की इस बात को आप राबड़ी देवी के बयान से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार का चलता था, वो बीजेपी थोड़ी चढ़ता ऊपर, उनका बीजेपी उनका ऊपर चढ़ा हुआ है, कमजोर पड़ गए। अब करे तो क्या करें, पहले ही सोच समझ कर उनको उठ लाना चाहिए था कि अभी हमारे साथ घात हो गया। घात हो रहा, अधिकारी बदल रहा है, उनका मन से नहीं हो रहा है। अधिकारी लोग का परमिशन हुआ, बदली हुआ, आपको कोई हो रहा, बाकी उनका मन लायक नहीं है। नीतीश के मन लायक नहीं है, दबाव में हो रहा है। बीजेपी के मन से बीजेपी दबाव दे रहा है नीतीश कुमार को। बीजेपी तो उसी के लिए लगल था कि 15 साल से नीतीश कुमार अपना चिंता करने वाले आदमी को रखे हुए हैं अपना पास, तो सबको लगता है कि हटना चाहिए, तो लोग हटा रहा है, दबाव तो हटा रहे हैं। बिहार में विपक्ष नजर नहीं आ रहा। विपक्ष मतलब आरजेडी और आरजेडी मतलब तेजस्वी। दिल्ली में चर्चा गर्म है कि राहुल गांधी गायब हैं और पटना में लोग, खासकर सत्ताधारी एनडीए, तेजस्वी को ढूंढने में लगी है। आरजेडी से पूछ रही है कि आखिर तेजस्वी कहां है, जिसका भी नतीजा है नीतीश पर आरजेडी का हमलावर होना। खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वे लगातार संपर्क में हैं। खबर यह भी है कि लालू दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। नीतीश ने साफ कर दिया कि आरजेडी की बातें तथ्यहीन और आधारहीन है, मगर इसके बावजूद भी आरजेडी माहौल बनाने में लगी है।
कभी नीतीश के बयानों पर वार तो कभी लालू परिवार का नीतीश को बेचारा साबित करना, कभी यूपीए के दिग्गजों से नीतीश को मनाने की बात। कुल मिलाकर लालू अरुणाचल घटना को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। सियासत की बिसात बिछ चुकी है, समीकरण क्या बनता है देखना होगा। नीतीश की ना को लालू हां में बदलने की कमान खुद लालू के अब हाथों में है। तेजस्वी फिलहाल गायब हैं। कुल मिलाकर नए साल में सियासत गर्म होने वाली है। एक बार फिर लालू नीतीश आमने सामने होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो वीआईपी न्यूज के एडिटर और एग्जीक्यूटिव एडिटर आज के दिन प्रशांत जी और कुंदन जी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर लालू प्रसाद यादव का ये मास्टर प्लान क्या है जेल में बैठे बैठे। सबसे पहले कुंदन जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस वक्त देखिए रांची में है, रिम्स के पेइंग वार्ड में है लालू प्रसाद यादव। वहां से कौन सा ऐसा मास्टर प्लान वो बना रहे हैं, दिन भर में तेजस्वी से बातचीत करना और लगातार बयान आना, चाहे वो तेज प्रताप हो या फिर तेजस्वी हो या फिर राबड़ी देवी हो। जो शख्सियत है ना, उनको आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक राजनीति से बाहर नहीं रख सकते। गाहे बेगाहे लालू प्रसाद यादव राजनीति में आ ही जाते हैं और सबसे अहम बात यह है कि इनकी चर्चा के बगैर राजनीति का कहरा है वो शुरू नहीं हो सकता। और खास करके बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की जो पकड़ है उसका अंदाजा आप केवल और केवल इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आज राजद 75 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई है, तो इसके पीछे भी लालू यादव ही हैं। जिस तरीके से भरत ने श्री राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर सत्ता चलाई थी, शायद तेजस्वी यादव आज उसी स्थिति में है कि लालू प्रसाद यादव के सलाहों को मानते हुए और उनकी सलाहों पर चलते हुए वह राजद की कमान को संभाले हुए हैं। देखें, इस बीच में कई कह सकते हैं बदलाव हुए हैं। सबसे पहली बात है कि लालू प्रसाद यादव कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन ने उन्हें केली बंगले, जो रिम्स के डायरेक्टर का बंगला है, वहां उन्हें रखा था और उसके बाद वहां से उन्हें राजनीति के तहत दोबारा से शिफ्ट किया गया रिम्स के पेइंग वार्ड में। और इसके बाद की स्थिति देख लें कि रिम्स के पेइंग वार्ड से राजनीति बिहार की शुरू हो रही है। तेजस्वी यादव अभी आकर मिलकर गए हैं, उसके बाद तेज प्रताप यादव आए मिलने के लिए और तेजस्वी यादव ने जो मंत्र लिया था राजद के बैठक के पहले, उस मंत्र को उन्होंने जाकर अपने तमाम राजद के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया है। और बिहार की राजनीति में राजद आज भी अपने आप को सत्ता से बहुत दूर नहीं मान रही है। आप कह सकते हैं कि तेजस्वी ने जो कहा था कि अब वो बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर सत्ता तक पहुंचने का इंतजार कर रही है, तो शायद इस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है। सागर, ठीक है। प्रशांत जी, नीतीश कुमार का बोलना, लालू प्रसाद यादव का एकदम शांत रहना, क्या यह भी कुछ संकेत दे रहा है? कई पॉलिटिकल पंडित भी ये कह रहे हैं कि हां, महागठबंधन के पक्ष में जो है वो समीकरण बन सकता है आने वाले समय में। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है? देखिए सागर, जिस तरह से अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें कहीं से भी ये नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है कि हम कहीं भी वापस लौट सकती है नीतीश कुमार के सहारे। अब इसमें एक ही बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इन पूरे दावों को खारिज कर दिया है, बयानों को खारिज कर दिया है कि वो कभी महागठबंधन के साथ जा सकते हैं या फिर उनकी पार्टी में टूट होगी या फिर बीजेपी से वो अलग होंगे, इन तमाम बातों को नीतीश कुमार ने कई बार पिछले 3-4 दिनों में कई बार उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर लालू यादव या उनके खेमे की तरफ से बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लाचार हैं, नीतीश कुमार बेचारे हैं, नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव है। तो इसका जवाब सागर एक ही है कि जब आरजेडी की तरफ से ये पूरी तरह से देख लिया गया कि महागठबंधन के जितने भी दबाव थे, जितने भी अटैक थे, उसमें एनडीए जो है पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है और नीतीश कुमार हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे बयानों, ऐसे शगुफों को सामने रखना था जिससे कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा का विषय हो जाए।
और आप देख लीजिए कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से आरजेडी ने लगातार जेडीयू पर पहले हमला करना शुरू किया अरुणाचल के मुद्दों के लेकर के, फिर जेडीयू के ऊपर ये कहना शुरू किया कि जेडीयू के विधायक टूटने वाले हैं, और इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार ने खुद ही जब इसको खंडन कर दिया है, तब अब एक नया अफवाह शुरू किया गया है और वो कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, खास करके आज जैसे से राबड़ी देवी ने कह भी दिया कि नीतीश कुमार बेचारे हैं, उन पर दबाव है बीजेपी का, यहाँ तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार की राजनीति के एक साफ गोई की तरह से आप साफ बात आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अभी सबसे मजबूत स्तंभ हैं। उनके पास हालांकि सीटों की संख्या कम है, विधायकों की संख्या कम है, लेकिन इस कमी के बावजूद उनका जो खूंटा है वो बहुत ही मजबूत है, और यहाँ तक कि बीजेपी को सरेंडर करना पड़ा है नीतीश कुमार के सामने अरुणाचल के बाद से, और तभी जाकर के एनडीए यहाँ पर मजबूत हुई है। और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने तो कह भी दिया था कि नीतीश कुमार गार्जियन के तौर पर एनडीए के हैं, और ये सच भी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद उनको बिहार की गद्दी संभालने के लिए बिहार भेजा था। और ऐसे में आज भी बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि जो वाजपेयी की शैली है और वो आगे बढ़ते हुए जैसे से नरेंद्र मोदी तक की जो शैली है, उस शैली में नीतीश कुमार अब पूरी तरह से फिट बैठते हैं। और जो आदमी सीधे प्रधानमंत्री से बात करता हो, अमित शाह से बात करता हो, जेपी नड्डा से बात करता हो, उस व्यक्ति को अगर उसके ऊपर कोई लांछन या कोई आरोप या उसको बेचारा कहा जाए तो कहीं से भी ये उचित नहीं होता है। और सागर इसको मान के चलिए कि आरजेडी कोशिश कर रही है कि जिस तरह से तेजस्वी बिहार से अभी गायब हैं, उस गायब में उन पर कोई लांछन न लगे, उन पर कोई आरोप ना आए, और उस आरोप से बचने के लिए वो लगातार नीतीश कुमार, एनडीए और साथ में जेडीयू पर वो लगातार बयानबाजी कर रहा है। सागर, लेकिन प्रशांत जी देखिए, आज के दिन जन्मदिन राबड़ी देवी का, और इस जन्मदिन के मौके पर जो उन्होंने सियासी बम फोड़ा, उस बम की आवाज तो देखिए दूर तक पहुंची है। उस बम की आवाज ने थोड़ी सी हलचल तो देखिए पैदा की है। हम सभी बयानों को दरकिनार क्या कर दें कि कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए सागर, बयानों के ऊपर में कोई भी राजनीति नहीं टिकती है, क्योंकि आप इससे पहले के भी बयान देख लीजिए कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार के 43 सीटों के आंकड़े के बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी दी गई, और खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उनको फोन करके कहा कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया। उसके बाद से ही लगातार आरजेडी की तरफ से ये कोशिश की जाती रही कि नीतीश कुमार के मन में कहीं न कहीं एक खटास पैदा किया जाए। और आपको याद दिला दें कि इससे पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि आप इंतजार कर लीजिए 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद यहाँ महागठबंधन की सरकार आएगी, और उसके बाद फिर शिवानंद तिवारी ने ऑफर तक कर दिया था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश बना दें और अगले इलेक्शन में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। इन सब बातों, ये सिर्फ बयानों की बातें, बयान पर ही राजनीति कहीं से भी, उसमें भी खास करके ऐसे बयान जिस बयान का कोई आधार नहीं हो, उस बयान पर राजनीति टिकती नहीं है। राजनीति के लिए सबसे है कि मजबूत बयान हो और उस बयान का आधार हो। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि ये सब फालतू बातें हैं। आज कोई नीतीश कुमार को अगर बेचारा कहता है, उनको लाचार कहता है, वो कहता है कि वो दबाव में यहाँ पर बिहार के राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री का गद्दी संभाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल समझिए एक तरह से गलत बातें हैं, और इस तरह की बातें सिर्फ विरोधी दल ही कर सकते हैं, और भी कोई दल इसके बारे में नहीं बोल सकता है। जिस तरह आपने बात की कि शरद पवार की बात की, शरद यादव की बात की, आपने कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से इस तरह के कोई बयानात नहीं आए हैं। ये बयान आए हैं तिलमिलाए हुए आरजेडी की तरफ से, जिसको गद्दी इस बार नहीं मिली, तो ये मान के लोग चल रहे हैं कि अब फिर से तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि इस बार का जो सिचुएशन था, जिसमें कोरोना था, जिसमें बाढ़ की महामारी थी, लोगों की परेशानियां थी, इन सब के बीच में अगर उनको पूरी तरह से संख्या, विधायकों की संख्या नहीं मिली,
तो अब उम्मीद नहीं की जा सकती है कि 2025 में या 2030 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसे में अपनी खीज उतारने के लिए ऐसे बयानों को सामने रखकर बिहार की पॉलिटिक्स को एक बार डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश में आज राबड़ी देवी भी शामिल हो गई। एक बात सागर आपको और बताना चाहूंगा जी, लालू यादव रांची में रिम्स में बैठे हैं, लेकिन उनको आप बहुत इतना नहीं, उनके रोए रोए में पॉलिटिक्स है, और बिहार की पॉलिटिक्स लालू यादव से पहले तय होती थी। और यही वजह है कि लालू यादव के तरफ से जो भी इशारे आते हैं यहाँ आरजेडी में, या जो लालू राबड़ी का आवास है 10 सर्कुलर रोड वहां पर, उसी के तरह से बयान तैयार किए जाते हैं, वही बयान बाजार में लाया जाता है। और आप देखेंगे कि कुछ जो पत्रकारों को बुला करके खास तौर पर ये बयान दिए जाते हैं ताकि बिहार की राजनीति में कुछ हलचल हो, लेकिन इस हलचल का कोई असर होगा ये कहना अभी ठीक नहीं है। ठीक है। कुंदन जी, क्या जिस तरह से प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये गुस्सा एक तरह से है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोची, क्या वही हाल है इस समय आरजेडी का? जिस तरह से बयान लगातार निकलकर सामने आ रहा है, कभी तेज प्रताप, आज के दिन राबड़ी देवी भी बोल उठी, ये चीज एक लालसा, एक जिज्ञासा दिखाई दे रही है कि कैसे सत्ता तक पहुंचा जाए। देखिए सागर, सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में राजद जिस दोराहे पर खड़ी है, राजद को अब आगे का अपना एक रास्ता है, उसे निर्धारित करना होगा, उसे निश्चित करना होगा कि हमें चलना किस रास्ते पे है। और जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अगर राजद आज विपक्ष में बैठा है तो इसकी कहीं ना कहीं खींच तो जरूर होगी, इसका इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और ये चीजें केवल और केवल राजद के ऊपर के तमाम, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लें या बाकी दूसरे जो राजद के जगदानंद सिंह हैं इनकी बात कर लें या लालू यादव की बात कर लें, ये निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक जीत कर आए हैं, जो विधायक जीत कर नहीं, जो प्रत्याशी जीत कर नहीं पहुंचे हैं, इन तमाम लोगों में है। और अब जो इन लोगों ने रास्ता अख्तियार किया है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यह आक्रामक हो रहे हैं मौजूदा सत्ता पक्ष पर, और इसकी वजह से आक्रमण के जो रास्ते इन्होंने अख्तियार किए हैं। देखिए, सबसे पहले अरुणाचल में जदयू के 6 विधायकों ने जब भाजपा का दामन थामा था, उस मुद्दे को लेकर जदयू ने जितना हाय तौबा नहीं मचाया, उससे ज्यादा कहीं हाय तौबा राजद ने मचाया था कि अब जदयू की स्थिति क्या होगी। जदयू को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा करेगी जहां पे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने जितनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, ऑल इज वेल, और कह सकते हैं कि जदयू के अंदर या एनडीए के अंदर जितना गंभीर, जितना कंपोज्ड पोस्चर नीतीश कुमार का दिख रहा है, तो ऐसे में कहीं से कोई ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। रह गई बात की एनडीए में के फोल्डर में हम और वीआईपी की जो अहमियत आज की तारीख में है, और जिस तरीके से हम और वीआईपी दोनों को बिल्कुल एक कह सकते हैं सहयोगी पार्टियों के तौर पर उचित सम्मान दिया जा रहा है, उन परिस्थितियों में नहीं मुकेश सहनी और नहीं जीतन राम मांझी किसी भी सूरत में महागठबंधन के पाले में जाने वाले हैं। और अंक गणित यह कहता है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बावजूद स्थिति महागठबंधन के फेवर में नहीं बनेगी। तो नीतीश कुमार अगर कंपोज्ड हैं, काम हैं, बहुत ही सुनिश्चित तरीके से अपनी बातों को, अपने व्यवहार को वह मीडिया के सामने या जनता के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजद ने जो आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, वह कहीं ना कहीं उसकी कोशिश है कि राजद के आक्रामक रुख की वजह से जदयू के कैंप में कुछ खलबली मचे, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के कैंप में कुछ खलबली मचे, और तब जाकर कहीं एआईएमआईएम का साथ बनता है, तब यह अंकगणित पूरा होता हुआ दिखता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में आपने बिल्कुल ठीक कहा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। प्रशांत जी, कई बार क्या होता है, जबरदस्ती कुछ पाने की चाहत में अपनों का साथ भी छूट जाता है। हम जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जेडीयू में बात करें, जेडीयू और बीजेपी की, उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात कांग्रेस और आरजेडी में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो तालमेल की कमी, शिवानंद तिवारी के बयान को आप उठाकर देखिए, तो ऐसा ना हो कि अपनों को पहले संभाले आरजेडी, नहीं तो कांग्रेस अगर दूर भाग गई तब तो फिर और अधिक बेकार परिस्थितियां हो जाएंगी। बिल्कुल स्थिति यही है सामने, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की खामोशी है सामने,
उससे यही लगता है कि कांग्रेस आरजेडी के पूरा जो एक्टिविटीज है उससे वो खुश नहीं है। आप देखेंगे कि अरुणाचल का मुद्दा हो या और तमाम जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कभी भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किए हैं। हालांकि कांग्रेस बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठाती रही है, लेकिन आरजेडी की तरह वो ये नहीं कहती है कि नीतीश कुमार लाचार हैं, नीतीश कुमार बेचारे हैं और नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि लेफ्ट और इसके साथ लेफ्ट के साथ कांग्रेस और आरजेडी है, इस तीनों में ही कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो है। क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव से पहले तक महागठबंधन के दो बड़े दल, जिसमें हम कह सकते हैं कि वीआईपी थे, हम थे और रालोसपा पार्टी थी, ये सारे के सारे लोग तेजस्वी यादव के एक्टिविटीज से अलग हो गए और अलग अलग चुनाव लड़े, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। और अभी जो स्थिति है कांग्रेस के भीतर, जिस तरह से तेजस्वी को लेकर के नाराजगी है, उस नाराजगी का कारण ही है कि कांग्रेस बिल्कुल खामोश है। और इधर जितना वो जेडीयू और बीजेपी या एनडीए पर हमला करेगी आरजेडी, उससे खतरा बढ़ जाता है कि कहीं कांग्रेस इससे बिदक ना जाए, लेफ्ट बिदक ना जाए। क्योंकि लेफ्ट के वोट के आधार पर ही आरजेडी ने जो सबसे बड़ा दल होने का विधानसभा में जो अपना ये पाया है, वो भी कहीं उससे दूर न चला जाए। सागर, खतरा इसी बात का है। ठीक है कुंदन जी, देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि खुद के घर में आग लगी है, उसको आप बुझा नहीं रहे और आप चल रहे हैं कि और बेहतर घर की तलाश में आप, तो ये भारी पड़ सकता है काफी आरजेडी को। देखिए, आरजेडी अभी एक तरीके से कह लें कि उसने फिदाई दस्ता का रूप ले रखा है। क्योंकि एक चीज़ आरजेडी को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि अगर अगले 5 सालों तक सत्ता से दूर रहे तो शायद पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही सहयोगी दलों की जो रवैया है, कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस, आपको बस एक छोटा सा उदाहरण यही देना चाहूँगा सागर, कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी मौजूदा जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में है, मंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं सरकार में, जदयू की तरफ से भी और सरकार की तरफ से ही और एनडीए में भी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में अगर कहीं सॉफ्ट टारगेट कोई होगा एनडीए का तो वो कांग्रेस होगा। और कांग्रेस पर हमला करना और कांग्रेस को तोड़ना और खास करके कांग्रेस के लोगों को महागठबंधन से दूर करना थोड़ा ज्यादा आसान, इजी टारगेट नजर आ रहा है मौजूदा सर्कमस्टांसेज में। तो ऐसे में राजद एक ऐसी पार्टी के रूप में अपने आप को देख पा रही है कि अगले 5 सालों तक अगर वो सत्ता से लगातार दूर रहती है तो संभावना इस बात की भी है कि राजद में भी फूट पड़ सकती है, राजद भी टूट सकता है। क्योंकि पार्टी बिना कार्यकर्ताओं और विधायकों के चलती नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो भाजपा के चाणक्य हैं, वो चाहे जेपी नड्डा की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, तो वो कहीं से भी इस बात का गुरेज नहीं करेंगे कि राजद की पार्टी में ही कहीं से फूट डलवा दी जाए, ताकि आने वाला समय जो है बिहार में वो सत्ता चलाने के लिए एनडीए के लिए बिल्कुल निष्कंटक साबित हो। तो चुनौतियां बहुत हैं, खास करके महागठबंधन के अंदर भी चुनौतियां हैं, राजद के अंदर भी चुनौतियां हैं। और इन तमाम चुनौतियों को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से दूर रहकर, देखें लालू प्रसाद यादव भले रिम्स में बैठकर फॉर्मूला सत्ता की तैयारी कर रहे हो, उसका खोज कर रहे हो, और जाहिर सी बात है एक फिजिकल प्रेजेंस होना पार्टी के साथ, दिन प्रतिदिन उनकी एक्टिविटियों में, गतिविधियों पे नियंत्रण रखना, अपने फरमानों को देना और अपनी तरह से पार्टी को मैनेज करना, और एक रिमोट कंट्रोल के हिसाब से तेजस्वी यादव को आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं से रिमोट कंट्रोल के जरिए ही संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, व्यवहारिक फर्क हो जाता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर जो अनुभव है और वह लालू यादव के अनुभव में काफी अंतर महसूस किया जाता है। जो लालू यादव की पहुंच, पकड़ और पहचान है बाकी दूसरे दल के विधायकों के साथ, आपको याद होगा कि ललन पासवान जिनका ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने भले बाद में उस ऑडियो को मीडिया के सामने लीक किया हो, लेकिन फोन पर कितनी विनम्रता से और कितनी सज्जनता के साथ लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे थे। तो ये एक फर्क है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में। तो आज की तारीख में राजद कहीं अगर संघर्ष कर रही है तो अपने पार्टी के अंदरूनी स्तर पर भी कर रही है, महागठबंधन के स्तर पर भी कर रही है, और शायद यही वजह है कि राजद आज की तारीख में इतना आक्रामक और इतना ऑफेंसिव दिखाई दे रही है। सागर,
प्रशांत जी, ये जो तमाम ये बयानों का दौर हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने, तो ये अरुणाचल वाली घटना से निकलकर सामने आई हैं। तो जेडीयू ने भी काफी अहम मौके पर जिम्मेदारी दी है आरसीपी सिंह को, ताकि जो एकजुटता है फिर से वो बरकरार रहे। और आरसीपी सिंह जो जेडीयू के चाणक्य भी माने जाते हैं, तो ऐसे में और अधिक मुश्किल अब हो गई है आरजेडी के लिए, क्योंकि वो पूरी अपनी जिम्मेदारी बखूबी अब निभा रहे हैं। कह रहे हैं आप सागर, देखिए इसको और थोड़ा सा हम विस्तार में आपको बता दें कि आरसीपी सिंह को जब जिम्मेदारी दी गई है तो संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी के साथ साथ जो केंद्रीय पार्टी का जो केंद्रीय स्तर है उसको लेकर के बीजेपी के साथ जो बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करने की भी जिम्मेदारी आरसीपी को दी गई है। साथ में अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उस विस्तार में जेडीयू की क्या भूमिका होगी, उस भूमिका पर भी जो निर्णय करने का अधिकार है वो आरसीपी को दिया गया है, ताकि जेडीयू की भूमिका केंद्रीय सरकार में भी हो, ताकि जो बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है उस तरह की भूमिका होगी या फिर उसको दूसरे पार्टियों की तरह कुछ उसको ये मिलेगा, उस पर भी तय करने का दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आरजेडी के कार्यकर्ता धीरे धीरे सत्ता से दूर रहने के कारण जब उनकी परेशानियां बढ़ेंगी तो वो पार्टी छोड़ना शुरू कर देंगे। आरजेडी सिर्फ एक जाति की पार्टी होकर रह जाएगी और इस खौफ से आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो डरा हुआ है। वो चाहता है कि तमाम लोगों को जोड़ें और इसको लेकर के ये तभी संभव है जब आप सत्ताधारी दल के ऊपर आप लगातार हमले करते रहेंगे। कुंदन ने ठीक ही कहा कि आप ऑफेंसिव जब हैं तो आपको दूसरे को डिफेंसिव होने का मौका देंगे आप, लेकिन जब आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो दूसरे आप पर चढ़ बैठेंगे। तो आरजेडी अभी यही नीति अपना रहा है कि उसके अंदर की कमियां बाहर ना आए और इसलिए वो ऑफेंसिव रूप में है, इसलिए वो लगातार नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर, बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। लेकिन एक बात आपको और मानना पड़ेगा कि आज जिस तरह से राबड़ी देवी को सामने लाया गया, राबड़ी देवी से यह बयान दिलाया गया, उसके पीछे की वजह यही है कि राबड़ी देवी हालांकि अक्सर कोई बयान नहीं देती हैं, उनका ट्वीट भी कोई दूसरा ही लिखता है, लेकिन आज इस बयान के मतलब यह है कि आरजेडी के अंदर बहुत ही भीषण स्थिति है और उस स्थिति से निपटने के लिए ही राबड़ी देवी को सामने फ्रंट पर ला करके सत्ता पक्ष और सत्ताधारी पार्टी के ऊपर हमला करवाया गया है। बिल्कुल सागर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, कुंदन जी। जिस तरह से आज के दिन राबड़ी देवी ने अपने जन्मदिन के दिन एक सियासी बम फोड़ा, उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी, लेकिन उनके बयान के मायने अब तमाम निकाले जा रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ भी आधार नहीं है उनके बयान का। लालू जिस तरह से जेल में बैठे बैठे पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि आखिर कैसे सत्ता की गद्दी तक पहुंचा जाए, लेकिन इस मिशन में वो कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार का खुलकर यह कहना कि ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे खेमे के अंदर, लेकिन आरजेडी की बार बार यही कोशिश कि कैसे सेंध लगाई जाए और फिर से गद्दी हासिल की जाए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।